नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 2 जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। पहला प्रश्न है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। रूसी क्रांति की बात भी होगी और रूस की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में भी बात होगी। यहां पर पूछा गया है कि 1905 से पहले रूस के क्या हालात थे। तो आइए नजर डालते हैं रूस के 1905 से पहले के हालातों पर। चलिए तो देखते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर समाज जो है वह मजदूरों और अभिजात वर्ग और चर्च के बीच बटा हुआ था। यानी कि अगर हम ग्रामीण समाज की बात करें तो ग्रामीण समाज में मजदूर थे जो कि मजदूरी किया करते थे, अभिजात वर्ग जो कि धन संपन्न लोग थे, और चर्च जो कि चर्च में पादरी का कार्य किया करते थे, है ना। ऐसे तीन हमें अलग अलग जो सामाजिक श्रेणियां, सामाजिक संगठन देखने को मिलते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि अभिजात वर्ग व चर्च के सदस्यों के पास विशाल भूमिखंड थे। यानी कि जो धन संपन्न लोग हैं और जो चर्च के सदस्य हैं उनके पास में उनकी स्वयं की संपत्ति थी, ठीक है। लेकिन यहां पर मजदूरों के पास में जो है इनकी स्थिति थोड़ी सही नहीं थी, दयनीय स्थिति थी। यहां पर चर्च के सदस्यों से मतलब क्या है, यानी कि पादरी हो गए, बिशप हो गए, पोप हो गए, है ना। ये चर्च के सदस्य हुआ करते थे और चर्च का दबदबा तो शुरू से ही था। और अभिजात वर्ग है, इनके पास में भी जो है काफी संपत्ति हुआ करती थी, तो इनके पास में विशाल भूमिखंड थे। शहरों में समाज मालिकों और नौकरों के बीच विभाजित था। यानी कि शहरों में अगर हम समाज देखें तो एक मालिक है और दूसरा उसका सेवक है, यानी कि मालिक और नौकर। ये हमें सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। तो यहां पर हमने 1905 से पहले रूस की स्थिति पर नजर डाली है। हमने ग्रामीण समाज की बात की है जिसमें समाज मजदूर, अभिजात वर्ग और चर्च इसमें विभाजित था। इसी के साथ में अभिजात वर्ग और चर्च के पास में विशाल भूमिखंड थे, यानी कि उनके पास उनकी संपत्ति थी। और यहीं अगर शहरों की बात करें तो यहां पर शहरों में हम देख रहे हैं मालिक और नौकर, ठीक है। मालिक और नौकर, ये दो सामाजिक विभाजन के दो अलग अलग हमें पहलू देखने को मिलते हैं, ठीक है। शहर की बात हुई, ग्रामीण क्षेत्र की बात हुई। अब हम आगे जानते हैं। श्रमिक अपने अपने कौशलों के अनुसार समूहों में बटे हुए थे। यानी जो श्रमिक है, जो मजदूर है, अब देखिए मजदूर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबकी अलग अलग कलाएं थी, सबका अलग अलग कौशल था। तो वे अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग समूहों में बटे हुए थे। इसी के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में 85% जनसंख्या कृषि संबंधी कार्यों से जुड़ी हुई थी। गांव के अंदर जो है लोग, ज्यादातर जो लोग हैं वे खेती किया करते थे, कृषि संबंधी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। और इनमें से अधिकतर श्रमिक या छोटे किसान थे। छोटे किसान हुआ करते थे या श्रमिक हुआ करते थे। एक प्रकार से इनकी स्थिति जो है वो मजदूरों जैसी ही होती थी। यानी कि 85% जनसंख्या जो कृषि में संलग्न है उनमें से भी ज्यादातर जो है वो श्रमिक या छोटे किसान हुआ करते थे। शहरों में कारखानों के मजदूरों को बहुत कम तनख्वाह दी जाती थी। यानी कि शहरों के अंदर कारखाने लगे हुए थे और कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं इनकी मजदूरी, इनका मेहनताना, इनकी सैलरी या तनख्वाह बहुत कम होती थी। इतनी कम कि वे अपना जीवन भी बड़ी मुश्किल से चलाते थे। उनकी आय उनके सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त न थी। यानी कि कम से कम इतना वेतन तो दिया जाए कि वे अपना जीवन चला सके। लेकिन कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर है, श्रमिक है, उनकी तनख्वाह इतनी भी नहीं होती थी कि वे अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। इसी के साथ में श्रमिक लगातार 12-15 घंटे कार्य करते रहते थे, ठीक है। 12 से 15 घंटे। अभी आज हम देखते हैं कि 8-9 घंटे रहते हैं। वैसे 8 घंटे रहते हैं श्रमिकों के, 8 घंटे वे काम करते हैं। लेकिन यहां पर श्रमिकों से पूरा पूरा दिन 12 से 15 घंटे तक जो है वो काम करवाए जाते थे। इसी के साथ कारखानों से प्राप्त लाभ पूर्ण रूप से मालिकों की संपत्ति
होता था, यानी कि जो कारखानों से लाभ मिलता था उस पर मालिकों का अधिकार होता था। मजदूरों को, श्रमिकों को तो नाम मात्र का शुल्क दिया जाता था, बहुत कम। अभी मैंने आपको बताया इतना कम कि अपना जीवन भी ये नहीं चला सकते थे सुचारू रूप से। इसी के साथ में मजदूरों, भूमिहीन किसानों व महिलाओं को राष्ट्र की शासन प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। याद रखना कि जो महिलाएं हैं या फिर जो किसान है या फिर जो मजदूर है, इन्हें कोई अधिकार नहीं था राष्ट्र की शासन प्रक्रिया में भाग लेने का। ये भाग नहीं लिया करते थे। इसी के साथ शासन सत्ता केवल राजवंश के हाथों में थी, यानी कि जो राजवंश है, राजवंश के हाथ में ही शासन सत्ता रहती थी। राजा जो है वही शासन का संचालन किया करता था। प्रजातंत्र का अस्तित्व नहीं था कि भाई प्रजा की भी मांग या फिर प्रजा की भी राय ली जाए, ऐसा कोई प्रजातंत्र का अस्तित्व यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए ये सारी सिचुएशन थी 1905 से पहले के रूस की। इसमें हमने शहरी जीवन पर प्रकाश डाला, हमने ग्रामीण जीवन पर प्रकाश डाला, हमने मजदूरों के स्थिति पर प्रकाश डाला, हमने अभिजात वर्ग और चर्च की बात की। ठीक है, हमने सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर चर्चा की है। तो इस प्रकार इसका हल यहाँ पर हम देखते हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? यानी कि जो रूस की कामकाजी आबादी है, कब से पहले? 1917 से पहले वे यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी, यानी कि क्या अंतर था रूस की कामकाजी आबादी में और यूरोप की आबादी में। आइए चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1917 से पूर्व रूस की लगभग 85% श्रमिक जनसंख्या कृषि संबंधी कार्यों में लिप्त थी, यानी कि 85% जो लोग हैं, जो श्रमिक जनसंख्या है, वो कृषि संबंधी कार्यों में लिप्त थी, कृषि संबंधी कार्य करती थी। शहरों में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत कम थी, यानी कि शहरों में जो कारखाने लगे थे उनमें काम करने वाले श्रमिक कम थे। इसका भी कारण होगा, मैंने आपको बताया था कि शहरों में जो कारखाने लगे हुए थे, यहां पर श्रमिकों की तनख्वाह बड़ी ही कम हुआ करती थी। तनख्वाह इतनी कम होती थी कि वे अपना जीवन भी नहीं चला सकते थे। इसलिए कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में कमी आई। अन्य यूरोपीय देशों में कृषि संबंधी कार्यों में लिप्त श्रमिक जनसंख्या बहुत कम थी। ठीक है, यानी कि अब देखिए एक मोटा अंतर तो हो गया है श्रमिक जनसंख्या का। रशिया में हम देख रहे हैं, यानी कि रूस में श्रमिक जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में संलिप्त है, संलग्न है। और यहां पर अन्य यूरोपीय देशों में कृषि संबंधी कार्यों में लिप्त श्रमिक जनसंख्या बहुत कम थी। यूरोप की जो अन्य देश है, यहां पर श्रमिक जो है वो कृषि कार्यों में इतना संलग्न नहीं थे। तो ये मोटा मोटा एक अंतर आया। और देखिए उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में यह जनसंख्या 40 से 50% थी। वहीं अगर रूस की बात करें तो 85%, 87% थी, है ना? तो फर्क आ गया ना। इसी के साथ रूसी श्रमिकों का सामाजिक जीवन अन्य यूरोपीय श्रमिकों से अलग था। सामाजिक विभाजन और सामाजिक जीवन रूस का और यूरोप की अन्य आबादी या फिर यूरोप के अन्य देशों का अलग अलग था। तो यह भी अंतर आ गया। रूस में छोटे किसान कम्यून में रहकर सामुदायिक कृषि करते थे तथा उत्पादन व लाभ को परिवारों की आवश्यकता अनुसार आपस में बांट लिया करते थे। तो अंतर है यहां पर श्रमिकों का। श्रमिक जो है रशिया में 85% जो है वो कृषि कार्यों में है, बाकी फ्रांस और जर्मनी में हम देख रहे हैं 40 से 50% जो है वे ही इन कामों में लगे हुए हैं, यानी कि कृषि संबंधी कार्यों में कम श्रमिक लगे होते हैं। याद रखिए इसी के अलावा सामाजिक जीवन में भी अंतर था। चलिए, तो इस प्रकार हमने यह अंतर जान लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हुआ? जार कौन होता था?
यानी कि रूस का जो शासक है उसको जार कहते थे, है ना। उसकी शासन प्रणाली को जारशाही कह देते थे। हम कहते हैं रूस में जारशाही चलती है, तो रूस के शासक को जार कहा जाता था। ठीक है, यहां पर पूछा गया है कि 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। चलिए चर्चा करते हैं इस बात पर। देखिए, 1917 में जार का शासन निम्नलिखित कारणों से खत्म हुआ। नंबर 1 हम देख रहे हैं, 1917 से पूर्व रूस में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां अत्यंत विचारणीय थी। जब प्रथम गृह युद्ध होता है रूस का, तो इसमें लाखों रूसी मारे जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 70 लाख रूसी जो है वो मारे गए, और फसलों व इमारतों के नष्ट हो जाने के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन गए थे। ऐसा बताया जाता है कि लगभग लगभग 30 लाख लोग जो है वो शरणार्थी बन गए थे। यानी कि सीधा सीधा हम देखें, 70 और 30 लाख देखें तो कुल मिलाकर 1 करोड़ लोग जो है वो प्रभावित हुए थे रूसी प्रथम गृह युद्ध के अंदर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि जारशाही का अंत कैसे होता है। इसी के साथ में सैनिक युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा जान माल की हानि हो चुकी थी कि सैनिकों ने युद्ध लड़ने से इनकार किया। इसलिए वे युद्ध को जारी रखने के सरकारी निर्णय के विरुद्ध थे। लेकिन सरकार चाहती थी कि युद्ध को जारी रखा जाए, लेकिन सैनिक स्वयं जो है वो युद्ध के विरुद्ध थे। 22 फरवरी को सरकारी अधिकारियों ने एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी, जिसके कारण 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इसी के साथ में 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को स्थगित कर दिया, और इस कारण 26 फरवरी को सड़कों पर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किए गए। एक तरफ सैनिक जो है वो सरकार द्वारा युद्ध जारी किए जाने के निर्णय के विरोध में काम कर रहे हैं, और एक तरफ 22 फरवरी को सरकारी अधिकारियों ने एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी थी। तालाबंदी करने की वजह से जो है 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने क्या करी, हड़ताल कर दी थी। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि सड़कों पर बड़ी संख्या में जो है विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो जारशाही है वो धीरे धीरे कमजोर होती हुई नजर आती है। सरकार ने घुड़सवार फौज को प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया। यानी कि जो लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार ने आदेश दिया कि इन पर गोलियां चलाई जाए, है ना। लेकिन यहां पर सरकार के आदेश की अवहेलना की जाती है घुड़सवार सैनिकों द्वारा, परंतु फौज ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया और मजदूरों से हाथ मिला लिया। अब आप खुद सोचिए कि जो सेना है वो स्वयं ही जो है राजा के क्या हो चुकी है, खिलाफ हो चुकी है। अंत में फौज और श्रमिकों ने मिलकर सोवियत या फिर पेट्रोग्राद सोवियत का निर्माण कर लिया, और इसी प्रकार जो जारशाही है, जार का शासन है, फरवरी क्रांति ने जार के शासन का क्या कर दिया, अंत कर दिया। याद रखिएगा, यहां पर हम देख रहे हैं जार निकोलस द्वितीय। रूस की क्रांति के समय हम देखते हैं 1917 में जार निकोलस द्वितीय जो है वो जार होता है, शासक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जारशाही जो है इसके शासन का धीरे धीरे अंत हो जाता है। चलिए, और एक तरफ हम यहां पर देख रहे हैं ड्यूमा में पेट्रोग्राद सोवियत की बैठक फरवरी 1917, क्योंकि हमने पीछे बात की थी कि जो जार है वो क्या करता है, जो 25 फरवरी को सरकार ने क्या किया था, ड्यूमा को स्थगित कर दिया था, है ना। तो ड्यूमा की बैठक की भी तस्वीर आपको यहां पर दिखाई दे रही है। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि हमें दो सूचियां बनानी है। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखना है, और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज करना है ना। यानी कि हम रूस में देखते हैं फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति, तो हमें फरवरी क्रांति की घटनाओं को और अक्टूबर क्रांति की घटनाओं को जो है सूचीबद्ध करना है। याद रखेंगे, बिल्कुल। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले हम फरवरी क्रांति की बात करते हैं। फरवरी क्रांति 1917 की तिथियां व घटनाएं। इसमें देखिए 22 फरवरी को क्या होता है, 22 फरवरी को जो शहर है ना, शहर के दाहिने किनारे पर, है ना, दाहिने किनारे की एक फैक्ट्री में तालाबंदी, अगले दिन 50 फैक्ट्रियों के श्रमिकों की हड़ताल। यानी कि पहले तो क्या होता है, सरकार द्वारा, अभी हमने पढ़ा है, सरकार द्वारा दाहिने किनारे की फैक्ट्री, है ना, जैसे हम देखते हैं शहर है, शहर के बीच में नदी होती है, एक किनारे फैक्ट्रियां होती है, एक किनारे जो है
रिहाइश होती है, यानी कि लोग रहते हैं। तो दाहिने किनारे की एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी जाती है और अगले दिन 50 फैक्ट्रियों के श्रमिकों की हड़ताल हो जाती है। 24 और 25 फरवरी को सरकार द्वारा डूमा का स्थगन कर दिया जाता है। उसके बाद में 26 फरवरी के दिन क्या होता है, श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर जाते हैं। श्रमिक सड़कों पर उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। आप सभी को पता है कि जार जो है वह, या फिर हम कह सकते हैं सरकार जो है वो आदेश देती है कि श्रमिकों पर गोलियां बरसाई जाए, लेकिन फौजी जो है वो श्रमिकों के साथ मिल जाते हैं। ठीक है। 27 फरवरी को श्रमिकों द्वारा पुलिस मुख्यालय पर हमला किया जाता है और 2 मार्च जार का पद त्याग व जार के शासन का अंत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, 2 मार्च को जो है जार शाही समाप्त होती है, जार के शासन का अंत हो जाता है। जार निकोलस द्वितीय के बारे में भी हमने बात की थी। ठीक है। इसी के साथ में अब हम बात करते हैं अक्टूबर क्रांति की तिथियां व घटनाएं। अक्टूबर क्रांति 1917। 16 अक्टूबर को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता हथियाने के लिए राजी कर लिया और इस कार्य हेतु एक सैन्य क्रांतिकारी समिति का भी गठन किया गया। ये बात है 16 अक्टूबर की। इसके बाद में 24 अक्टूबर को क्या होता है, विद्रोह की शुरुआत होती है और 2 बोल्शेविक समाचार पत्रों की इमारतों पर नियंत्रण किया गया। यानी कि जो 2 बोल्शेविक समाचार पत्रों की जो एजेंसियां हैं, इनकी जो इमारतें हैं, इन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। टेलीफोन व टेलीग्राफ विभागों पर भी नियंत्रण किया गया। इसी के साथ में विंटर पैलेस की सुरक्षा का भी प्रबंधन किया गया, है ना, जहां पर राजा वगैरह रहते हैं। विंटर पैलेस की सुरक्षा का भी प्रबंधन किया गया। इसी के साथ में दिसंबर तक मास्को पेट्रोग्राद क्षेत्र पर बोल्शेविकों का पूर्ण नियंत्रण हो गया। तो देखिए, ये अभी तक हमने बात करी है फरवरी क्रांति की और अक्टूबर क्रांति 1917 की। ठीक है, सूची हमने बना ली है, लेकिन फिर भी हम दोनों क्रांतियों के अंदर बात करते हैं कि किस किस क्रांति में किन किन का प्रभाव रहा। अगर हम बात करें फरवरी क्रांति की, तो फरवरी क्रांति में पुरुष व महिला श्रमिक दोनों शामिल थे, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक नाम आता है मार्फा वैसिलेवा। ये एक महिला श्रमिक थी जिसने अकेले ने ही जो है सफल हड़ताल का संचालन किया था, हड़ताल का आयोजन किया था। तो ये बात हुई फरवरी क्रांति की। वहीं अक्टूबर क्रांति की बात करें तो अक्टूबर क्रांति में मुख्यतः बोल्शेविक शामिल थे। कौन शामिल थे? बोल्शेविक शामिल थे। तो यहां पर पुरुष और महिला श्रमिक शामिल है, यहां पर बोल्शेविक शामिल है अक्टूबर क्रांति के अंदर। इसी के साथ में क्रांतिकारियों ने प्रमुख नेता लेनिन और ट्राट्स्की, ये क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता है। तो लेनिन और ट्राट्स्की थे। फरवरी के परिणाम स्वरूप राजवंश का अंत हुआ, जबकि अक्टूबर क्रांति के पश्चात बोल्शेविकों ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया और रूस में साम्यवादी दौर की शुरुआत हुई। तो देखिए, फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप तो क्या होता है, राजवंश का अंत हो जाता है। ठीक है, और अक्टूबर क्रांति के पश्चात क्या होता है, बोल्शेविकों का सत्ता पर नियंत्रण होता है और रूस में साम्यवादी दौर की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता लेनिन और ट्राट्स्की थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं लेनिन की तस्वीर, आप देख सकते हैं। चलिए, तो देखिए, हमने न सिर्फ 2 सूचियां बनाई हैं, बल्कि हमने फरवरी और अक्टूबर क्रांति में एक मुख्य जो अंतर है उस पर भी चर्चा की है। अब आगे हम 5वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। यानी कि अक्टूबर क्रांति हुई और उसके बाद में बोल्शेविकों ने क्या परिवर्तन किए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर क्रांति के पश्चात बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ जाता है ना। तो क्या परिवर्तन करते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए, अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद बोल्शेविकों द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। देखिए, अधिकतर उद्योग और बैंक राष्ट्रीयकृत कर दिए गए। ठीक है, यानी कि इनका क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। भूमि को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। जो भूमि है अब उस पर किसी का अधिकार नहीं है, ये सार्वजनिक संपत्ति है। श्रमिकों को अभिजात वर्ग की जमीनों पर नियंत्रण करने का भी अधिकार दिया गया। अभिजात वर्ग जिनके पास में विशाल भूखंड हुआ करते थे, तो श्रमिकों को आदेश दिया गया, अधिकार दिया गया कि भाई अभिजात वर्ग की जमीनों पर आप क्या कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। शहरों में बड़े घरों में कई परिवारों को आवास दिया गया। अभिजात वर्ग की पदवियों पर भी पाबंदी लगा दी गई।
जो पदवियां हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, अभिजात वर्ग के लोग लिया करते थे, उन पर भी पाबंदियां लगा दी जाती है। सेना और अधिकारियों के लिए नई वर्दी, उदाहरण के लिए सोवियत हैट या फिर सोवियत टोपी नियत की गई। आपको यहाँ पर तस्वीर में एक सैनिक दिखाई दे रहा है जिसने सोवियत टोपी पहनी हुई है। इसको सोवियत हैट कह दो या टोपी कह दो, एक ही बात है ना। इसको जो है बुदियोनोवका कहते हैं। क्या कहते हैं? बुदियोनोवका, ये भी इसको कहा जाता है, याद रखना। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी साम्यवादी पार्टी कर दिया गया। तो यहां पर नाम भी परिवर्तित हो जाता है, तो आपको ये भी बात याद रखनी है। ये इस प्रकार की टोपी को जो है सोवियत टोपी से कहते थे। ये नियत कर दी गई वर्दी के साथ, नई वर्दी के साथ में, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ में अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न। इसमें जो है कुछ अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर हमें टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए, जिसमें कुलक के बारे में लिखना है, ड्यूमा के बारे में लिखना है, 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार के बारे में लिखना है, उदारवाद, उदारवादी या फिर यहाँ पर स्टालिन का सामूहिकीकरण का कार्यक्रम। इन सब चीजों पर जो है संक्षेप में हमें लिखना है। आइए शुरुआत करते हैं कुलक से। चलिए, तो छठे प्रश्न को हम सोल्व कर रहे हैं। कुलक क्या है? तो देखिए, रूस में बड़े किसानों को कुलक कहा जाता था। जो बड़े किसान हैं उनको कुलक कहते थे रशिया के अंदर। तो एक सामान्य शब्दावली आप याद रख सकते हैं कि बड़े किसान, ठीक है ना, बड़े किसान। 1928 में साम्यवादी पार्टी के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, ठीक है, 1928 की बात है। साम्यवादी पार्टी के जो सदस्य हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं तथा कुलकों के खेतों में अनाज उत्पादन व संग्रहण का निरीक्षण भी करते हैं। क्योंकि कुलक जो है वो क्या हुआ करते थे? बड़े किसान हुआ करते थे, तो इनके खेतों का निरीक्षण भी किया जाता है साम्यवादी पार्टी के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, ड्यूमा। ड्यूमा क्या है? मुख्य रूप से यह एक प्रकार से संसद है, ठीक है, याद रखना। तो रूस में निर्वाचित परामर्शी संसद को ड्यूमा कहते हैं। तो रूस की संसद हो गई। इसे 1905 की क्रांति के पश्चात जार द्वारा गठित किया गया था, लेकिन जार ने प्रथम ड्यूमा 75 दिनों के भीतर ही स्थगित कर दी थी। तो कुलक क्या हो गए? बड़े किसान। और ड्यूमा क्या हो गई? संसद। अब देखिए, आगे देखते हैं 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। यहां पर पूछा गया है कि ये जो 30 सालों का जो समय है 1900 से 1930 का, इन 30 सालों के समय में महिला कामगार की क्या स्थिति थी? महिला कामगार कितनी थी? आइए बात करते हैं। देखिए, फैक्ट्री मजदूरों का 31% महिला कामगारों का था, यानी कि जो 31% फैक्ट्री के अंदर मजदूर है उनका 31% जो भाग है वो महिलाएं थी, ठीक है, याद रखना। इसी के साथ उन्हें पुरुष श्रमिकों से कम मजदूरी मिलती थी। महिलाओं को वेतन जो है, मेहनताना जो है, वो पुरुषों की तुलना में कम दिया जाता था। इसीलिए जब पुरुष क्रांति कर रहे थे तो महिलाओं ने भी सपोर्ट किया था उनका, क्योंकि ये भी जो है अच्छा वेतन चाहती थी। इसी के साथ 22 फरवरी 1917 को कई फैक्ट्रियों में महिला कामगारों ने हड़ताल की, ठीक है, महिलाएं हड़ताल करती है और इसीलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। रशिया में ये जो दिन है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में प्रसिद्ध हुआ। रूसी क्रांति के दौरान महिलाएं पुरुष क्रांतिकारियों को प्रेरित करती थी, क्योंकि महिलाएं भी जो है वो क्रांति में शामिल होना चाहती थी और जो पुरुष क्रांति करते थे उनको प्रेरित किया करती थी, क्योंकि ये भी अपने अधिकारों की मांग कर रही थी, ये भी अपना वेतन बढ़ाना चाहती थी। चलिए, यहां पर हमने बात की थी मार्फा वासिलेवा की, जो अकेले ही एक हड़ताल का संचालन करती है। इसी के साथ में उसने कहा, यानी कि मार्फा वासिलेवा जब ये हड़ताल करती है तो इसको जो है खाने के लिए कुछ अनाज दे दिया जाता है, लेकिन ये क्या बोलती है? देखिए, ये बोलती है ऐसा नहीं हो सकता कि केवल मेरा पेट भरा रहे, बाकी सब भूखे मरे। तो ये चाहती थी कि भाई सिर्फ मुझे देने से क्या होगा, क्योंकि इसने हड़ताल की तो इसको जो है कुछ अनाज दे दिया जाता है खाने के लिए। तो ये बोलती सिर्फ मेरा पेट भरा रहे, मैं ये नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरा पेट भरा रहे और बाकी भूखे रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, इस प्रकार से ये क्या करती है, इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन करती है, हड़ताल करती है। कौन? मार्फा वैसिलेवा, याद रखना। आइए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, उदारवादी। उदारवादी क्या चाहते थे, इनकी क्या सोच थी? तो देखिए, उदारवादी रूस में सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे।
ये सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, पक्षधर थे सामाजिक परिवर्तन के, याद रखना आपको। इसी के साथ में वे चाहते थे कि राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो, अर्थात सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी धर्मों का सम्मान हो, राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो। ठीक है। इसी के साथ में वे राजवंश की अनियंत्रित शक्ति के विरुद्ध थे। वे नहीं चाहते थे कि जो राजा है वो अनियंत्रित हो, ठीक है, निरंकुश हो। राजा की शक्तियों पर अंकुश होना चाहिए, उसकी शक्तियों पर नियंत्रण होना चाहिए। इसी के साथ में वे सरकार के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा चाहते थे, है ना। वे चाहते थे कि भाई व्यक्ति के पास में अधिकार हो, उसके अधिकारों की रक्षा की जाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो ये नहीं चाहते थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए, वे चाहते थे कि राष्ट्र को एक निर्वाचित संसद द्वारा गठित और एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा लागू विधान के अनुसार चलाया जाए, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो और एक निर्वाचित संसद हो, और ऐसे जो है इनके द्वारा राष्ट्र का संचालन किया जाए। लेकिन मैंने आपको बताया कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं चाहते थे, जैसे कि वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे। लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे, इंपॉर्टेंट चीज है। वे सार्वजनिक मताधिकार के भी विरुद्ध थे। वे सार्वजनिक मताधिकार नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि केवल समृद्ध पुरुष ही वोट दे, केवल और केवल जो समृद्ध है उसी को वोट देने का अधिकार हो, ऐसा चाहते थे। वे महिलाओं को मताधिकार देने के भी विरुद्ध थे। महिला मताधिकार में भी इन्होंने रुचि नहीं ली, उनका भी विरोध किया। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो वो नहीं चाहते थे। तो आपको याद रखना है कि उदारवादी क्या तो चाहते थे और क्या नहीं चाहते थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट, नीचे वाले 4-5 पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था। देखिए, रूस में अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों को सामूहिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की, यानी कि जो छोटे छोटे खेत हैं उनको मिलाकर उनका सामूहिकीकरण किया गया। ठीक है, तो याद रखना कि छोटे छोटे खेतों के सामूहिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। वह मानता था कि छोटे छोटे भूमि के टुकड़े आधुनिकीकरण में बाधा डालते हैं, यानी कि अगर मॉडर्नाइजेशन चाहिए, आधुनिकीकरण चाहिए, तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक कर दिया जाए और फिर संयुक्त रूप से क्या की जाए, कृषि की जाए। इसलिए छोटे छोटे किसानों से उनकी जमीन छीनकर राज्य के नियंत्रण में एक विशाल जमीन का टुकड़ा बनाया जाना था। सभी किसानों को राज्य बाध्य करती थी कि सामूहिक खेती करे, यानी कि सभी छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक खेत कर दिया गया और फिर राज्य ने कहा कि अब आप सामूहिक रूप से खेती करो, सभी लोग जो है एक ही खेत पर क्या करो, खेती करो। ये था स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। सामूहिक खेती के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन की सामूहिकीकरण प्रक्रिया कहलाया। यानी कि भाई सामूहिक खेती करनी है, उसके लिए बड़ी भूमि चाहिए। अब बड़ी भूमि कैसे मिलेगी, छोटे छोटे खेतों को एक करके जो है बड़ी भूमि कर दी गई और उन सभी किसानों को एक ही भूमि पर जो है खेती करने के लिए बाध्य किया गया। ये था स्टालिन का सामूहिकीकरण प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये 6 प्रश्न जो है इसका हल आपने अच्छे से जान लिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। धन्यवाद।